एक शहर में दो दोस्त रहते थे। एक दिन वो दोनों दोस्त समुद्र के किनारे शंख इकट्ठा करने के लिए गए ताकि उन संख्या को बेचकर वो अपने लिए कुछ पूंजी जमा कर पाए। दोनों दोस्त शंख इकट्ठा कर ही रहे थे, तभी पहले वाले दोस्त को एक बड़ा शंख दिख गया और ये देखकर दूसरे वाले दोस्त के मन में आया कि यार, इसे तो बड़ा शंख मिल गया, अब ये मुझसे ज़्यादा पैसा कमा लेगा। तो फिर उसने सोचा कि अब मैं भी इससे बड़ा शंख ही ढूंढूंगा ताकि मैं भी ज़्यादा पैसा कमा पाऊँ। तो अब वह लग गया बड़े शंख की तलाश में। उसने खूब ढूंढा, खूब मेहनत की, लेकिन फिर भी उसे बड़ा शंख हासिल नहीं हुआ। और उस बड़े शंख के चक्कर में उसे जितने भी छोटे छोटे शंख मिलते उन सारे शंखों को उठाकर फेंक देता, क्योंकि उसके दिमाग में वो बड़ा शंख था कि मुझे किसी भी हालत में वो बड़ा शंख चाहिए ताकि मैं थोड़े ज़्यादा पैसे कमा पाऊँ। उस बड़े शंख के तलाश में दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, तो ना तो उसे बड़ा शंख मिला और बल्कि जो छोटे छोटे शंख उसे मिले थे उन संख्या को भी उसने फेंक दिए, तो उसके हाथ में कुछ नहीं आया। और जो पहला वाला दोस्त था उसके पास एक बड़ा शंख था और कुछ छोटे शंख थे। तो रात हो गई और वो दोनों दोस्त घर जाने लगे। तो घर जाते वक्त पहला वाला जो दोस्त था उसने अपने शंख बेच दिए, तो उसके पास जो बड़ा शंख था उसके उसे मिले 1000 रुपये, और जो छोटे छोटे शंख जो उसके पास थे उसके उसे मिले 3000 रुपये। और ये जानकर उस दूसरे वाले दोस्त को बहुत दुख हुआ कि काश वह उन छोटे छोटे शंख को फेंकता, नहीं तो अभी मेरे पास इससे भी ज़्यादा कमाई होती। उसके दोस्तों ने उसे बताया कि जो छोटे छोटे शंख तूने फेंक दिए थे ना, उन्हीं को मैंने अपने पास कलेक्ट कर लिया और उन्हीं की वजह से मुझे मिले 3000 रुपये। और ये जानकर वो दूसरा वाला दोस्त और भी ज़्यादा निराश हो जाता है। इस कहानी को बताने का मेरा मकसद बिल्कुल साफ है कि हम कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें करने के चक्कर में हम कई सारे छोटे छोटे मौके हाथ से गंवा देते हैं। हम हमारी डे टू डे लाइफ में भी कई सारे छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बात आपको जान लेनी चाहिए कि ये छोटी छोटी चीज़ें आगे जाकर बहुत विशाल रूप धारण कर लेती है। हर छोटी चीज़ पर ध्यान लगाओ, उसे इग्नोर मत करो, आगे जाकर आपको इसकी अहमियत पता चलेगी। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप छोटा सोचो और छोटा ही करो। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सोचो बड़ा, लेकिन उसके लिए आप हर वो छोटा काम करो जिससे कि आपका लक्ष्य आपको हासिल हो। दोनों दोस्तों का लक्ष्य एक ही था, वो था पैसा। लेकिन पहले वाले दोस्त ने ही बड़े पर भी फोकस किया और छोटे पर भी फोकस किया, और दूसरा दोस्त सिर्फ बड़े पर ही फोकस किया, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर दिया। और जहां उसे ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए थे वह उसे 1 रुपया भी नहीं मिला। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि छोटे छोटे बदलाव ही बड़े कामयाबी का हिस्सा होता है। ऐसे ही और शॉर्ट स्टोरी के लिए आप मोटिवेशन की आग पर आकर देख सकते हैं। हर साल की तरह इस बार भी गांव में होली की कहानी की तैयारियां जोरों पर थीं। चारों तरफ रंग बिरंगे गुलाल की थालियां सजी थीं और ढोल नगाड़ों की थाप गूंज रही थी। लेकिन इस बार की होली की कहानी कुछ अलग थी। गांव के बीचों बीच बनी पुरानी हवेली, जो सालों से खामोश पड़ी थी, इस बार चर्चा का केंद्र बन गई थी। लोग कहते थे कि हवेली में कोई रहस्य छिपा है और होली के दिन वो रहस्य सामने आने वाला था। कहानी की शुरुआत होती है नन्ही राधिका से, जो अपने दादाजी की बताई होली की कहानी सुनकर बड़ी हुई थी। दादाजी हमेशा कहते, होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि मन के भावों को उजागर करने का मौका है। राधिका को यह बातें बचपन से आकर्षित करती थीं। इस बार उसने ठान लिया था कि वो हवेली के रहस्य को सुलझाएगी। होली से एक दिन पहले राधिका अपने दोस्त कृष्णा के साथ हवेली की ओर निकली। कृष्णा, जो गांव का सबसे शरारती लड़का था, हमेशा राधिका के साथ रहता था। दोनों की दोस्ती गांव में मशहूर थी। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उन्हें एक पुरानी डायरी मिली, जिसके पन्नों पर लिखा था, ये होली की कहानी 2 प्रेमियों की है जो रंगों में खो गए। राधिका और कृष्णा ने डायरी को खोलकर पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखी कहानी 100 साल पुरानी थी। उसमें एक लड़की माया और एक लड़के रंगीलाल की प्रेम कहानी थी। माया गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी और रंगीलाल एक चित्रकार था जो अपने रंगों से हर चीज को जीवंत कर देता था। दोनों की मुलाकात एक होली के दिन हुई थी, जब रंगीलाल ने माया के चेहरे पर गुलाल लगाया था। उस एक पल में दोनों के दिल रंगों से भर गए, लेकिन उन होली की कहानी अधूरी रह गई थी। गांव वालों ने उनके प्यार को स्वीकार नहीं किया
और माया को हवेली में कैद कर दिया गया। रंगीलाल हर होली पर हवेली के बाहर रंग बिखेरता रहा, यह उम्मीद करते हुए कि माया एक दिन बाहर आएगी। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने कृष्णा से कहा, ये होली की कहानी हमें पूरी करनी होगी। कृष्णा ने हंसते हुए कहा, तो चलो, इस होली में हम माया और रंगीलाल को फिर से मिलाएंगे। दोनों ने तय किया कि वो हवेली में छिपे रहस्य को ढूंढेंगे और उस प्रेम कहानी को एक नया अंत देंगे। होली का दिन आया। गांव में रंगों की बौछार हो रही थी। राधिका और कृष्णा हवेली के अंदर घुसे। वहां उन्हें एक पुराना चित्र मिला जिसमें माया और रंगीलाल एक दूसरे के सामने खड़े थे, रंगों से सने हुए। चित्र के पीछे लिखा था, हमारी होली की कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी। तभी हवेली में हल्की सी हवा चली और एक पुरानी तिजोरी खुल गई। उसमें माया का एक रंग बिरंगा दुपट्टा और रंगीलाल की बनाई एक छोटी मूर्ति थी। राधिका ने दुपट्टे को उठाया और उसे हवा में लहराया। ऐसा लगा जैसे हवेली में कोई ऊर्जा जाग उठी हो। उसी रात, जब गांव वाले होलिका दहन के लिए इकट्ठा हुए, राधिका और कृष्णा ने वह दुपट्टा और मूर्ति आग के पास रख दी। आग की लपटों में एक छवि उभरी, माया और रंगीलाल एक दूसरे को गले लगाते हुए। गांव वालों ने इसे चमत्कार माना। उस दिन से हर कोई कहने लगा कि यह होली की कहानी सच्ची थी और रंगों ने दो प्रेमियों को हमेशा के लिए एक कर दिया। अगले दिन गांव में एक नई उमंग थी। सबने महसूस किया कि प्यार और विश्वास की शक्ति ने असंभव को संभव कर दिखाया। राधिका और कृष्णा भी इस जादुई परिवर्तन का हिस्सा बनकर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपनी इस यात्रा से सीखा कि सच्चे प्यार की कोई सीमा नहीं होती और हर कहानी का अंत वही होता है जो हम उसे देते हैं। इस घटना के बाद हवेली को एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया, जहां हर साल होली पर गांव वाले इकट्ठा होते और माया रंगीलाल की प्रेम कहानी को याद करते। ये कहानी आने वाली पीढ़ियों को ये सीख देती रही कि प्यार और रंगों का त्योहार सदियों से दिलों को जोड़ता आया है। राधिका और कृष्णा की यह यात्रा एक मिसाल बन गई कि कैसे कुछ साहसिक कदम और सच्चे इरादे किसी भी कहानी को नया मोड़ दे सकते हैं। साहिल अपनी क्लास का मेधावी छात्र होने के साथ साथ बेहद ही शांत और समझदार लड़का था। वो क्लास में न तो ज्यादा शोर मचाता था और न ही अपनी होशियारी का दिखावा करता। ज्यादातर समय उसकी दुनिया किताबों और नोट्स तक सीमित थी, लेकिन दिल के एक कोने में एक अनजानी सी हलचल भी थी, सरिता। सरिता उसकी ही क्लास की सबसे चुप और रहस्यमयी लड़की थी। उसकी आंखों में एक अनकही कहानी थी, जिसकी ओर साहिल बरबस खींचता चला गया। साहिल ने कभी उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटाई, लेकिन उसकी हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखना उसकी आदत बन गई थी। एक दिन मौसम अचानक बिगड़ गया। आसमान में काले बादल घिर आए, बिजली गरजने लगी और तेज बारिश शुरू हो गई। स्कूल में अनाउंसमेंट हुआ कि कुछ समय के लिए क्लासेस बंद कर दी जाएंगी। बच्चे अपनी मस्ती में लग गए, पर साहिल के लिए ये एक सुनहरा मौका था। उसने अपने पुराने नोटबुक का एक पेज फाड़ा, थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उस पर लिखा, तुम बहुत प्यारी लगती हो, दोस्ती करोगी। उसने धीरे से आगे बैठे लड़के के हाथ में वो पर्ची थमा दी और सरिता तक पहुंचाने का इशारा किया। सरिता ने जैसे ही वो कागज खोला, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। थोड़ी देर तक वो कागज को देखती रही, फिर अपनी पेन निकाली और उसी कागज के पीछे जवाब लिखा। पहले प्रूफ दो कि तुम झूठे नहीं हो। साहिल ने जवाब पढ़ते ही मुस्कुरा दिया। अब ये खेल और दिलचस्प हो गया था। अगले दिन साहिल ने सोचा कि उसे अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। उसे याद आया कि सरिता को किताबें बेहद पसंद हैं। वो लाइब्रेरी में जाकर उसकी पसंदीदा लेखिका की एक नई किताब खोज लाया और उसके पहले पन्ने पर लिखा, तुम्हारे लिए। क्लास में उसने वो किताब सरिता को दी। सरिता ने किताब खोली तो उसमें एक और नोट छिपा हुआ था। ये मेरी पसंदीदा लेखिका की नई किताब है, क्या तुम इसे मेरे साथ पढ़ोगी? सरिता की आंखें चमक उठीं। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ। इसके बाद दोनों की दोस्ती गहराने लगी। वो साथ में किताबें पढ़ते, नोट्स शेयर करते और धीरे धीरे एक दूसरे के बारे में बातें करने लगे। उनकी दोस्ती एक खूबसूरत एहसास में बदलने लगी थी। एक शाम,
जब सूरज ढल रहा था और हवा में हल्की ठंडक थी, साहिल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुमने मुझसे वो सवाल क्यों पूछा था कि मैं झूठा तो नहीं हूँ? सरिता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि तुम सिर्फ मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो या सच में मुझमें दिलचस्पी रखते हो। साहिल ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैंने तुम्हें सच में पसंद किया है, तुम्हारी सादगी और तुम्हारी आंखों ने मेरा दिल जीत लिया था। सरिता ने शर्माते हुए कहा, मुझे भी तुम अच्छे लगे। तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी हिम्मत ने मुझे तुम्हारी तरफ खींच लिया। उस दिन के बाद उनकी दोस्ती एक नए मुकाम पर पहुंच गई। वो दोनों अक्सर साथ समय बिताने लगे, एक दूसरे के ख्यालों में खोए रहते। वो अब सिर्फ क्लास के दो साथी नहीं थे, बल्कि दो दिल थे जो एक दूसरे की धड़कनों को सुन सकते थे। बारिश के उस अजीब मौसम में शुरू हुई उनकी कहानी अब एक खूबसूरत सफ़र में बदल चुकी थी, जहां रोमांच भी था और रोमांस भी। कुसुम सारी रात इस कसम में सो नहीं पाई कि वो रोहित को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कैसे बताएगी। पता नहीं रोहित क्या सोचेगा, पता नहीं भरोसा करेगा भी या नहीं। कहीं वो मुझे गलत न समझने लग जाए। और पता नहीं क्या क्या ख्याल रात भर उसे परेशान करते रहे। अगली सुबह कुसुम कॉलेज जाने के लिए रेडी हुई। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो घर से निकल गई, कहीं भोलू आज फिर से न मिल जाए, यही सोचते हुए कुसुम चौकन्नी होकर चलती जा रही थी। वो बीच बीच में खड़े होकर अपने आसपास इधर उधर देखती जा रही थी, कहीं भोलू या फिर उसके गैंग का कोई आदमी उसका पीछा या फिर उस पर नज़र तो नहीं रख रहा। उसका शक यकीन में तब तब्दील हो गया जब उसे सामने बस स्टैंड पर भोलू अपनी बुलेट बाइक पर बैठा पान मसाला चबाते हुए दिखाई दिया, मानो वो कुसुम का ही इंतजार कर रहा हो। उसकी नज़रें खुद पर पाकर कुसुम सहमसी गई, उसे अंदर से डर सताने लगा। हे भगवान, आज तो हमारे साथ अंजलि भी नहीं है, आज तो हम इसे बंदर घुड़की भी नहीं दे सकते, आज तो हमारा कल्याण हो ही जाना है। हे माता रानी रक्षा करो। कुसुम का बदन पसीना पसीना होने लगा। जैसे ही भोलू ने देखा कुसुम के कदम रुक चुके हैं, अब वो और आगे नहीं बढ़ रही है, तो उसने अपनी बाइक स्टार्ट करने लगता है। अचानक से कुसुम के मुंह से चीख निकल जाती है, क्योंकि उसके कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ जो रखा था। अंदर से डरी हुई कुसुम ने जब पलट के देखा तो उसके सामने रोहित का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया। एक लंबी सी राहत भरी सांस लेकर कुसुम ने कहा, आप कब आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। कुसुम ने अपना एक हाथ अपने सीने पर रख लिया। रोहित की मुस्कान बड़ी हो गई। सरप्राइज? कैसा लगा मेरा सरप्राइज? उद्धरण चिन्ह। कुसुम ने इतरा कर कहा, सरप्राइज ऐसे कौन देता है? उद्धरण चिन्ह। मैं देता हूँ। और कौन देता है? अच्छा चलो बैठो, ज्यादा देर करना ठीक नहीं है, अभी कोई मुझे यहाँ देख न ले। रोहित ने जल्दी से अपनी बाइक स्टार्ट की। जैसे ही भोलू ने देखा कि कुसुम किसी लड़के के साथ बाइक पर बैठकर जा रही है, उसके अंदर एक अलग ही प्रकार की चिंगारी जल उठी। वो आग बबूला हो उठा। उसने अपने कमर पर लगे कट्टे पर हाथ डाला। उसने कट्टा निकाला ही था कि उसके एक साथी ने उसे पकड़ के रोक लिया। क्या बाबरे हो गए हो भोलू? एक लड़की के चक्कर में फिर से अंदर जाना चाहते हो क्या? याद करो, अभी तुम्हें पूरे 2 महीने भी नहीं हुए हैं, 6 महीने अंदर रह के आए हो। उद्धरण चिन्ह। लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो, हम कुसुम को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे किसी भी शहरी बेरुपये की जान भी लेनी पड़े तो ले लेंगे। उद्धरण चिन्ह। मेरे दोस्त अभी शांत हो जाओ, हम कुछ सोचते हैं, इसका क्या करना है? उद्धरण चिन्ह। रोहित जी, आप हमें यहाँ कहाँ लेकर आ गए? हमें ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वैसे भी हमारे पास इतना टाइम कहाँ है, हमें कॉलेज जाकर क्लास भी अटेंड करनी है। आज अंजलि नहीं आई है, उसे भी नोट्स देने हैं। एक बड़े से 5 सितारा होटल की खूबसूरत बिल्डिंग के सामने खड़े रोहित से आश्चर्य से देखते हुए कुसुम ने कहा। रोहित चिरपरिचित अंदाज में मुस्कुराया और बोला, ये पाई बढ़ाए और सहेली की फिक्र तो हर रोज करती हो, आज मौका मिला है तो एंजॉय कर लो। उद्धरण चिन्ह। कुसुम आश्चर्य में मुस्कुराई, एंजॉय नहीं जी, एंजॉय करने के लिए पूरी लाइफ पड़ी हुई है, अभी वक्त है खुद को कुछ बनते हुए देखने का। वैसे भी लास्ट ईयर है पाई का, आगे का पता नहीं, आप हमें मौके देंगे या नहीं?
रोहित ने बिना किसी झिझक के कुसुम के गाल पर अपना हाथ रखा और प्यार से सहलाते हुए कहा, कैसी बात कर रही यार, तुम जहाँ तक चाहो अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हो, हमारे घर में एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाता है। रोहित की बात सुन के कुसुम के चेहरे पर चमक और मुस्कान आ जाती है, लेकिन अगले ही पल उसके फेस पर मायूसी छा जाती है। क्या हुआ तुम्हें? उदास क्यों हो गई? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, आज तुम अपने मंगेतर के साथ हो। रोहित ने कुसुम का हाथ पकड़ा और होटल के अंदर जाने लगा। संकोचित होते हुए कुसुम उसके साथ अंदर चली गई। सुनो न रोहित जी, प्लीज ये सब करने का क्या जरूरत है? हमें कॉलेज के पास मिलना था आपसे, और आप है कि हमें कहाँ ले आए? उद्धरण चिन्ह। क्या कुसुम तुम भी थोड़ा खुद को भी टाइम दो, तुम किसी गैर के साथ नहीं हो, तुम मेरे साथ हो, मेरे साथ, तुम अपने होने वाले हस्बैंड के साथ हो। रोहित ने कुसुम को पकड़ के बुक की हुई टेबल पर बिठाया। कुसुम शर्माते हुए मुस्कुराए और अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें छुपाकर बैठ गई। अच्छा अब शर्माना बंद करो और बताओ क्या खाओगी? रोहित ने कुसुम का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। एक पुरुष का स्पर्श महसूस करते ही कुसुम के मुंह से हल्की सी आह सी निकल गई, उसके रोंगटे खड़े होने लगे। कुसुम हल्के से अपना हाथ छुड़ाया हो। कुसुम ने एक बार रोहित की ओर देखा और फिर टेबल पर रखे मेन्यू कार्ड पर नजर दौड़ाई। अरे क्यों आप इतना सारा खर्चा करने पर लगे हुए हो? देखो ना कितना महंगा खाना है इसमें। चलो ना बाहर हम किसी स्टॉल पर खा लेंगे, और तो और वो बहुत टेस्टी भी होता है। रोहित ने कुसुम का हाथ अपने हाथ में लिया। तुम महंगे सस्ते की टेंशन मत लो, मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है, तुम अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर दो। आखिर तुम मेरी होने वाली बीवी हो, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर सकता हूँ। कुसुम थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर मेन्यू कार्ड पर नजरें दौड़ने लगी। कुसुम की पसंद का खाना ऑर्डर किया गया। खाना खाने के बाद कुसुम ने चलने को कहा तो रोहित ने एक बार फिर से कुसुम को रोका और बैठने को कहा। अभी तो रुको, अभी तो आइसक्रीम का मजा लेना बाकी है। क्या रोहित जी आप भी न? अब हमारे पेट में जरा भी जगह बाकी नहीं है, हमने पेट भर के खाना खा लिया है, प्लीज रहने दो। फिर कभी खाएगी आइसक्रीम? कुसुम ने रोहित को इंसिस्ट किया तो रोहित ने एक प्यारी सी स्माइल दी और ऑर्डर कैंसिल कर दिया। आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, हम जो बात कहने के लिए आपसे मिलने आए हैं, कम से कम वो कहने का मौका तो दीजिए ना। उद्धरण चिन्ह। अच्छा बोलो, क्या बात है? अब कुसुम के चेहरे पर मायूसी छा गई। संकोचित मन से कुसुम ने कुछ कहना चाहा पर अचानक से वो शांत पड़ गई, उसका चेहरा सफेद हो गया। उसकी आंखें लज्जा से नीचे झुक रही थी। क्या हुआ तुम्हें? अचानक से तुम्हारा चेहरा सफेद क्यों पड़ रहा है? रोहित ने कुसुम का फेस अपनी दोनों हथेलियों में भर लिया। कुसुम की आंखें अब नम हो चली थी। अरे क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कोई प्रॉब्लम हुई है तो हमें बताओ, हम हैं न? रोहित ने कुसुम को कॉन्फिडेंस देते हुए पूछा। कुसुम की खामोशी और नर्वसनेस को देखते हुए रोहित ने कहा, मुझे पता है तुम यहाँ पर कंफर्ट फील नहीं कर रही हो, एक काम करते हैं, आओ मेरे साथ आओ। रोहित ने कुसुम का हाथ पकड़ा और अपने साथ चलने को कहने लगता है। कुसुम भी बिना कुछ कहे ही रोहित के साथ चली जाती है। रोहित कुसुम को लिफ्ट से चौथे माले पर रूम नंबर 405, जो कि उस होटल का सबसे महंगा स्वीट था, रोहित ने अपने नाम पर बुक कराया हुआ था। रोहित कुसुम को रूम के अंदर लेकर पहुंच गया। रूम को इस तरह से सजाया गया था जैसे उसे सुहाग रात के लिए तैयार किया गया हो। सुगंधित पुष्प अपनी महक फैला रहे थे। कमरे के अंदर हल्की गुलाबी रंग की रोशनी किसी भी कपल को रोमांटिक करने के लिए काफी थी। कुसुम की नज़र सामने की दीवार पर गई जहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, सरप्राइज।